क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो बेटा? एक बच्चा बता दे। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू अब्दुलरहमान, थैंक यू, ठीक हो गया। ले बेटा, अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 14 शुरू किया हुआ और आई होप कि आप लोग सारे का सारा साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेटा हमने चैप्टर नंबर 11, 12, 13 कर लिया और 14 भी ऑलमोस्ट हमारा हाफ या हाफ से ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे सारे का सारा। और चैप्टर नंबर 13 का आपको पता है कि हमारा थर्सडे को टेस्ट होगा, क्लास नहीं होगी तो क्लास की टाइमिंग के ऊपर टेस्ट होगा, उसी टाइम आप एक्सेस कर सकेंगे, टाइमिंग के दौरान ही उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। अच्छी तरह कीजिएगा। और बेटा जो हमने चैप्टर 11, 12, 13 किया है, जो पहले कर लिया है एरिया जितना भी, उसकी मेन हेडिंग्स तो बेटा पिछले जो चैप्टर हैं उनको भी लाजमी देख लिया करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो हम भूल जाएंगे सारा कुछ। तो इसलिए बेटा उसकी मेन हेडिंग्स को तो मैं कहता हूँ हर रोज उनका दीदार लाजमी कर लिया करो। लो बेटा, कल हम देख लें कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट की बात की थी और साथ ही हमने बात की थी राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन द कोर्ट। तो इसमें हमने डिस्कस क्या किया था, अगर आपको याद हो, वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट की क्या बात की कि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट्स को देखो, ये शेयर होल्डर जो होते हैं इनके राइट्स बेटा लिखे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो बेटा अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना चाहते हो और इनके राइट्स को चेंज करना चाहते हो, तो हमने डिस्कस किया था इसका तरीकाकार क्या होता है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी और अगर आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन से कुछ लोगों के राइट्स इफेक्ट हुए, तो बेटा यहां पे देखो राइट्स तो हमने चेंज करने हैं, लेकिन इफेक्ट का मतलब क्या है कि उनका कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा हो। अगर तो बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर तो ये रेजोल्यूशन वैलिड है, हो गया मान लो राइट चेंज। लेकिन मान लो कि अगर आपने जब वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट कर रहे थे, किसी शेयर होल्डर का नुकसान होता है, उनके राइट्स इफेक्ट होते हैं और वो इसके ऊपर एतराज उठाते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि जिस क्लास के राइट इफेक्ट हुए हैं या जो भी इफेक्टेड लोग हैं, उनकी खुद की एक मीटिंग होगी, वो अपनी मीटिंग के अंदर बैठकर 3/4 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन के हक में वोट कास्ट करेंगे। अगर तो 3/4 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन के हक में वोट कर देते हैं, तो हमने डिस्कस किया था ये रेजोल्यूशन अब वैलिड होगी। लेकिन बेटा अगर आपको याद हो, साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि मान लो हमने अगर शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज करना हो, हमने आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की। मान लो उससे कुछ लोगों के राइट्स इफेक्ट हुए और उनकी 3/4 मेजोरिटी ने उस रेजोल्यूशन के हक में वोट भी कास्ट कर दिया था। उसके बावजूद बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि उसके बावजूद अगर किसी एक बंदे के पास 10% शेयर होल्डिंग हो या कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके पास 10% शेयर होल्डिंग हो जाती है और ये लोग उस रेजोल्यूशन से खुश ना हो, या चाहे ये उस वक्त रेजोल्यूशन के पास करने में इन्वॉल्व थे लेकिन इनको नहीं पता था कि इस रेजोल्यूशन का उनको क्या नुकसान होगा, तो बाद में ये क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट को अप्लाई कर सकते थे। तो ये कोर्ट को अप्लाई कर सकते थे। वहां पे हमने देखा था जब जज साहब ये सारा मामला देख रहे होंगे, तो वहां पे कोर्ट के सामने दो चीजें इनको साबित करनी पड़ेगी, जिन दो में से कुछ एक साबित करना पड़ेगा। वो क्या था? एक तो इनको ये बताना पड़ेगा कि सर इन्होंने जब ये रेजोल्यूशन पास की तो हमसे कुछ फैक्ट्स छुपाए। अगर वो फैक्ट्स हमसे ना छुपाए होते, हमें पता होता, हम कभी भी इस रेजोल्यूशन की फेवर ना करते, इसके हक में वोट ना कास्ट करते। या इनको ये बताना पड़ेगा सर इस रेजोल्यूशन से वाकई ही हमारा नुकसान हुआ है। और साथ ही अगर आपको याद हो, हमने ये भी डिस्कस किया था, ये जो अफेक्टेड क्लास है या अफेक्टेड मेंबर है, कोर्ट में कितने दिनों में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुई थी उसके 30 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, उसके बाद इनको हरगिज़ इजाजत नहीं होगी। और कोर्ट चाहे तो जो इनकी बात सुनने के बाद अगर इन्होंने अब हमें पता होता हम इस रेजोल्यूशन के हक में कभी भी वोट ना करते, या मान लो कि इस रेजोल्यूशन से हमें सर वाकई ही नुकसान हुआ है, तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे सकता है। ये कोर्ट का राइट है, वो चाहे तो इसको कंसीडर कर ले, चाहे नल एंड वॉइड करार दे दे। और फिर हमने डिस्कस किया था बेटा उसके बाद क्या है, कोर्ट ऑर्डर वो इशू करेगा उसको रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार को उसके यानी कि कंपनी को बता देगा, ऑर्डर इशू कर देगा, और ऑर्डर इशू होने के बाद कंपनी ने उसको खास दिनों के अंदर जाके रजिस्ट्रार को भी फाइल कर देना था। खैर उसके बाद अगर आपको याद हो बेटा, हमने अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज को डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम के अंदर जो शेयर कैपिटल क्लॉज है उसको भी आप अल्टर कर सकते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि देखो आपने मेमोरेंडम की क्लॉज को चेंज करना है, तो मेमोरेंडम की क्लॉज को चेंज करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि मेमोरेंडम की शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के लिए आपके दिमाग में ये सबसे पहले आना चाहिए कि उस शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा क्या है। याद है कि नहीं? उसमें लिखा क्या था, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मान लो कि हमने डिस्कस किया था कल के कंपनी का 1 लाख ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो, अगर उसको आपने 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया हो और नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की मान लो बेटा वो 10 रुपए हो,
तो अब अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो चार तरीके थे बेटा, शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के चार तरीके थे। एक क्या था, आप क्या कर सकते हो, इस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हो। जब हमने ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाया था, अगर आपको याद हो, हमने क्या आगे मान लो आपने इसको 2 लाख कर दिया है, तो इससे क्या होगा, आपके जो शेयर्स की तादाद है वो भी बढ़ के डबल हो जाएगी, है वो क्या होगी, 20,000 होगी, क्योंकि वैल्यू आपने शेयर्स के अभी भी 10 रुपए रखी हुई है। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था, आप क्या कर सकते हो, जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स हैं, इनको कंसोलिडेट करके बड़ी अमाउंट के शेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप ऐसा कर लो, 10 रुपए का आपका एक शेयर है, 10-10 रुपए के 2 शेयर्स को पकड़ो और इनको कंसोलिडेट करके आपने 20 रुपए का एक शेयर बना दिया। आपने शेयर्स को कंसोलिडेट करके बड़ी अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप 2 शेयर्स को आपस में कंसोलिडेट कर रहे हो, उससे एक बड़ा शेयर बना रहे हो 20 रुपए का। अब इससे होगा क्या, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था, कोई मिस्टर ए है जिसने शेयर्स खरीदे हुए थे, उसने 100 शेयर खरीदा हुआ था और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए और वो कंपनी में 1000 रुपया इन्वेस्ट करके बैठा। जब इसने एकदम से ये देखा कि भाई ये क्या कर रहे हो, आपने हमारे जो शेयर्स वो कर दिए, आपने हमारे शेयर्स को कम कर दिया है, तो कोई सियाना बंदा जो आपकी तरह का पढ़ा लिखा बंदा था उसके पास बैठा, कहता है सर देखो आपके कोई राइट्स इफेक्ट नहीं हुए, आपको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हमने किया क्या है, इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने तो बस देखें सर, शेयर्स की जो वैल्यू है उसको 2 शेयर्स को जोड़ के 20 रुपए का एक शेयर कर दिया है। सर पहले आपके पास अगर 100 शेयर था, अब आपके पास 50 होंगे, लेकिन शेयर की वैल्यू पहले 10 थी, अब सर 20 रुपए है, और वर्थ आज भी आपकी जो पॉकेट में शेयर है उसकी 1000 ही है, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ सर। तो ऐसे हम बेटा शेयर्स को कंसोलिडेट करके बड़ी अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर सकते थे। और हमने ये भी डिस्कस किया था, आप शेयर्स को फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हो। आपके जो 10 रुपए का शेयर है, आप इसको 5-5 के शेयर्स में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता था। जब आपने ये कर दिया, अब देखो यहां पे मिस्टर ए को फिर दिक्कत हुई, उसने कहा कि देखो जी मेरा पहले 10 रुपए का शेयर था, अब मेरा जो शेयर है इन्होंने 5 रुपए का कर दिया, मेरा राइट इफेक्ट हुआ है। तो फिर आप जैसा कोई सियाना बंदा पास बैठा होगा, कहता है सर देखो ना, आपके पास पहले 100 शेयर था, उसकी वैल्यू थी 10 रुपए और 1000 रुपया आपने इन्वेस्ट कर रखा। अब सर अगर उन्होंने 5 रुपए वैल्यू कर दी है, पहले आपके पास 100 शेयर था, अब शेयर भी तो आपके पास 200 हो गया ना, एक शेयर को हमने डिवाइड करके 2 में डिवाइड कर, वो एक शेयर को हमने 2 में डिवाइड कर दिया है, सर अब शेयर भी तो आपके पास 200 हो गए हैं। अगर वैल्यू 5 हुई है तो आज भी आपके जो शेयर्स की वर्थ है वो 1000 की 1000 वहां पे पड़ी हुई, आप सब परेशान ना हो, आपका कोई राइट इफेक्ट नहीं हुआ। तो हमने यही डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल को बढ़ा भी सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, शेयर्स को कंसोलिडेट करके उनको बड़ी अमाउंट के शेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हो, शेयर्स को सब डिवाइड भी कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ये जितनी डिविडेंड्स कर रहे होंगे, इससे शेयर होल्डर्स के राइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में अगर हमने एक चीज डिस्कस की थी, मान लो बेटा कंपनी के 10,000 शेयर थे। अच्छा ये देखो, ये जो हमने काम किया है, कंसोलिडेट किया है और सब डिवाइड किया है, क्या इससे ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हाँ, शेयर्स की तादाद बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। जब आपने उसको कंसोलिडेट करके डिवाइड कर दिया था बड़े शेयर्स के अमाउंट में, 2 शेयर्स को कंसोलिडेट कर दिया था, शेयर्स की अमाउंट 5,000 रही होगी। जब उसको फर्दर डिवाइड कर दिया 10 रुपए के शेयर को 5-5 के, तो शेयर्स की तादाद बढ़ के 20,000 हो गई होगी। तो बेटा मजीद हमने ये डिस्कस किया था, मान लो कि इसमें 500 शेयर वो है जो लोगों ने खरीदे लेकिन लेने नहीं आए, और 500 शेयर वैसे ही हमारे पास फारग पड़े हुए, उनका कोई है ही नहीं, यहाँ पे वाली बात ही नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि क्यों ना इन शेयर्स को हम कैंसिल कर दें, जो अनपेड पड़े हुए हैं हमारे पास, एम ही पड़े हुए फजूल, अनपेड पड़े हुए जो अभी तक पेड नहीं हुए, जो लोगों ने नहीं लिए, खरीदे थे तो उनको मान लो लेने नहीं आए, या मान लो कि जो बिके नहीं अभी तक, इस तरह के जो शेयर है हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो मान लो हमने क्या किया, 10,000 में से 1,000 शेयर इस तरह फ्री पड़े हुए थे, हमने उनको कैंसिल कर दिया। तो बताओ हमारे पास कितने शेयर आगे पीछे? 9,000, और एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल कितना रह जाएगा? 9 लाख, 90,000 सॉरी। तो अब हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल को डिमिनिश कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। किस तरह रिड्यूस किया है? शेयर्स को कैंसिल करके। तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस भी किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है, शेयर्स को कंसोलिडेट भी किया जा सकता है, उनको सब डिवाइड भी किया जा सकता है। तो 4 ही तो बातें थी। आई होप कि बेटा इसकी आपको समझ आई होगी। उसके बाद आज का बेटा टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है प्रोस्पेक्टस को। और याद रखिएगा, जैसे कि बड़ा करके साथ लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस को जब हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा ये प्रोस्पेक्टस कंपनीज एक्ट 2017 का हिस्सा नहीं है। ये जो टॉपिक है, ये जो वाहद एक टॉपिक है हमारे कंपनी लॉ के अंदर, ये हमारे कंपनीज एक्ट 2017 का नहीं बल्कि सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का हिस्सा है, याद रखिएगा।
क्योंकि बेटा जब वो यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो नीचे रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा आ रहा होगा मुझे इस सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के तहत। तो वहां पे आपने घबरा नहीं जाना, वहां पे परेशान नहीं हो जाना कि ओहो ये क्या कर लिया इन्होंने, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के तहत पूछ लिया और सर ने तो हमें कंपनीज एक्ट पढ़ाया था, सिक्योरिटी एक्ट तो पढ़ाया ही नहीं था। ये तो बात कोई ऐसी आ गई जो कंपनी, जो आई कैप ने आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं था, और हम इसका आंसर कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये जो प्रोस्पेक्टस का एरिया है ये हमारे सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का हिस्सा है, ना कि कंपनीज एक्ट 2017। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा इसको, प्रोस्पेक्टस के एरिया को पढ़ते हुए। लो बेटा, अगर हम प्रोस्पेक्टस को शुरू करें तो सबसे पहले मेरे बच्चे मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रोस्पेक्टस का वर्ड आपके लिए नया है? क्या आपने प्रोस्पेक्टस का वर्ड पहले कहीं नहीं सुना? क्या आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में नहीं पता? आई होप कि मेरे बच्चे हम सब लोगों को प्रोस्पेक्टस का आइडिया है। जब हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, इंटरमीडिएट किया, वो मैट्रिक किया था, तो मैट्रिक करने के बाद हमने डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए तगोदो शुरू की है, कोशिश शुरू की। तो वहां पे जब भी हम किसी कॉलेज में जाते थे तो उसका प्रोस्पेक्टस ले आते थे, अगर आपको याद हो। तो सर हमें प्रोस्पेक्टस कैसे, मतलब उस प्रोस्पेक्टस का तो हमें पता है लेकिन इस प्रोस्पेक्टस का हमें नहीं पता। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये भी उसी तरह का प्रोस्पेक्टस है, परेशानी होना इस चीज को लेके, ये भी उसी तरह का प्रोस्पेक्टस है जिस तरह का प्रोस्पेक्टस आपको एक कॉलेज से मिला करता था। अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे बच्चे बताओ, उस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको क्या डिटेल मिला करती थी, क्या इंफॉर्मेशन मिला करती थी? सर उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर सबसे बड़ा करके लिखा आता था ये प्रोस्पेक्टस है, कॉलेज का नाम लिखा आ रहा होता था, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, कॉलेज की फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, वहां पे जो फीस डिटेल के बारे में पता होता था, और कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सर हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही होती थी, कॉलेज क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती थी। सर उसके अंदर जो कॉलेज के बड़े बड़े जो अलुमिनाई हैं, जो किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंच गए हैं, उसकी डिटेल बीच में लिखी आ रही होती थी, और हमें कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा होता था कि आप इन चीजों के ऊपर, आप इन इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं। ऐसे ही था? बिल्कुल सर ऐसे ही था। क्या, अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, क्या उस प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगा हुआ था? क्या एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगा हुआ था? सर बिल्कुल लगा हुआ था। क्या एप्लीकेशन फॉर्म लगा था? बिल्कुल लगा हुआ था सर। तो क्या तरीकाकार हुआ करता था, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को निकालते थे, उसको फिल करते थे, फिल करके क्या आप कॉलेज को जमा करवाते थे? नहीं सर, हमें याद है कि हमें एक बैंक बीच में बताया होता था, मान लो एचपीएल है, तो हमने जाके क्या करना होता था, इस एडमिशन फॉर्म को फीस के साथ एचपीएल में जाके उसको सबमिट करवा दिया करते थे। तो बेटा यही मामला हमने यहाँ पे करना है। तो हरगज इस चीज को लेकर आपने परेशान नहीं होना कि सर पता नहीं यहाँ पे कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी तरह की बातें जो हम पहले प्रोस्पेक्टस में देख चुके हैं कॉलेजेस के अंदर, उसी तरह का मामला यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में है। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी प्रोस्पेक्टस कब इशू कर रही होती है, क्यों इशू कर रही होती है। देखो बेटा, अगर कोई कंपनी ये सोच रही हो, कंपनी की मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि भाई कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है, कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है, और ये जो फंड्स हैं हम चाहते हैं कि बजाय कि हम लोन लें, बजाय कि हम ये जो पैसा हमें चाहिए जिसका हम लोन लें, हम ऐसा करते हैं, हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं। पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो कैसे इकट्ठा करेंगे बेटा? डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर्स इशू करके। कहना क्या चाहता हूं, एक कंपनी को अगर फंड्स की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, कैपिटल की जरूरत पड़ रही हो, तो कंपनी चाह रही है कि भाई हम क्या करें, हम शेयर इशू करके ये पैसा इकट्ठा करते हैं। और शेयर किसको इशू करने हैं? जनरल पब्लिक को। भाई जनरल पब्लिक से अगर आपने शेयर्स उनको इशू करने हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करना है, तो जनरल पब्लिक को आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, और आप शेयर इशू करने जा रहे हो इस बात की भी उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखो, जब तक जनरल पब्लिक को, आम जनता को पता ही ना चला कि कोई कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है, और उस कंपनी के बारे में उनको पता ना चला, क्या ये जो आम लोग हैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे? नहीं सर, हरगज नहीं खरीदेंगे। तो भैया एक कंपनी अगर पब्लिक को जाके ये कहना चाहती है आओ हमारे शेयर्स खरीदो, ये लो पकड़ो डॉक्यूमेंट, इसमें सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, आए हमारे शेयर्स खरीदे, तो ये जो मान लो ये पब्लिक है, तो बड़े जो पब्लिक में जाके इस तरह कंपनी कोई ऑफर कर रही होगी पब्लिक को, तो ये किस बेस पर कर रही होगी? क्या उसके पास इस तरह का एडवर्टीजमेंट का कोई डॉक्यूमेंट होगा? बेटा उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं ये प्रोस्पेक्टस है। ये जिसके थ्रू लोगों को कह रही होगी आओ हमारे शेयर्स खरीदो, आओ हमारे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर लो, ये सारी की सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ो और डिसाइड कर लो हमारी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो बेटा ये सारा कुछ किसमें लिखा होगा? ये प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होगा, ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा।
अब मैं अगर आपको इसी बात के ऊपर जरा थोड़ा सा यहाँ पे एक रोकूं और आपको पीछे ले जाऊं, जो हमने पढ़ा था, हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको हरगिज इजाजत नहीं होती कि वो पब्लिक में जाके अपने शेयर्स ऑफर करें, है? याद है कि नहीं? हर कोई कंपनी पब्लिक में जाके अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। क्या आपको याद है हमने प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन पड़ी थी, जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को जाके ये नहीं कह सकती आओ मेरे शेयर में सब्सक्राइब करो। था कि नहीं ऐसा मेरे बच्चे? बिल्कुल सर ऐसा ही था। तो याद रखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पब्लिक को इनवाइट करना चाहते हो कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो और एक प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हो जिसमें इस तरह की ऑफर होगी और कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो याद रखो ये कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस हमेशा, सबसे पहले दिमाग में रखिएगा, ये हमेशा पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, और पब्लिक में भी लिस्टेड कंपनी। सर क्या अनलिस्टेड वो नहीं कर सकती? वो भी कर सकती है, लेकिन आगे हम देखेंगे उसको साथ ही लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। बेटा खैर, अभी तक हमारा जो दिमाग में आया है वो क्या आया है कि अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत हो, अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत हो और वो चाहती हो कि मैं ये जो पैसा है ये पब्लिक से इकट्ठा करूं उनको शेयर इशू करके, तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी ऑफर की भी और अपनी कंपनी की भी, कि भाई हम शेयर बेचना चाहते हैं, और कंपनी की भी इंफॉर्मेशन देंगी। तो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये ऑफर लिखी होगी कि भाई आओ हमारे शेयर्स खरीद लो और कंपनी की सारी डिटेल आ रही होगी, इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। अब ये लोगों तक ये प्रोस्पेक्टस पहुंचेगा, लोग इस प्रोस्पेक्टस को पकड़ेंगे, इसको समझेंगे और इसकी बेस के ऊपर फैसला करेंगे कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब यहीं पे एक बात मैं अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चे, मान लो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर इन्होंने सब अच्छा लिखा हुआ है, सब अच्छा है, कोई फिक्र की बात नहीं है, चुप करके आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, सब गुड है, सब गुड है। तो यहां पे बेटा क्या है, जब सब अच्छा लिखा होगा तो ये लोग करेंगे ना इस कंपनी में इन्वेस्ट। लेकिन मान लो कि सब अच्छा ना हुआ, कुछ गलत भी हुआ, तो फिर क्या होगा? तो बेटा यहां पे क्योंकि जनरल पब्लिक का मामला है और हम हमेशा कहते हैं कि जनरल पब्लिक को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कवानीन और ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटीज काम कर रही है। तो बेटा यहां पे अगर जनरल पब्लिक की बारी आई और हमें यहां पे लगा कि ये ना हो कि ये कंपनी लोगों को सब अच्छा दिखा के उनको धोखा देके कंपनी में इन्वेस्ट करवा ले, तो बीच में आ गया एसएससीपी। एसएससीपी आ गया, उसने कहा कि भाई रुको, क्या करने जा रहे हो? कहते हैं सर प्रोस्पेक्टस इश्यू करने जा रहे हैं। कहते हैं अच्छा प्रोस्पेक्टस इश्यू करने जा रहे हो, तो प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है? सर हमने ये सब कुछ लिख दिया है। कहता है सब कुछ लिख दिया है? वो जो आपके ऊपर केस चल रहा है क्या वो लिखा है? वो हो सर आपको पता है? वो जो मान लो कि आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी वो लिखा है? वो जो मान लो कि आपकी जो शिपमेंट आ रही थी बाहर से वो जहाज डूबा वो लिखा है? जनरल बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें आपको और भी लिखनी पड़ेंगी, और वो क्या है? एसएससीपी कहता है भाई जितने भी आपकी कंपनी के ऊपर कोई रिस्क फैक्टर है ना, इतना बड़ी लॉन्टी अमाउंट ड्यू है या मान लो कुछ और मामलात हैं, कोई केस हुआ है, वो रिस्क फैक्टर एक अलहदा पेज के ऊपर लिखो। मान लो वो पेज इस प्रोस्पेक्टस के अंदर होगा 420 पेज, बड़ा सारा प्रोस्पेक्टस होता है, लाजमी नहीं इतने पेजेस हो, लेकिन बहरहाल हम जस्ट वैसे ही बता रहा हूं आपको। कहता है जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, ये जस्ट वैसे ही मैं बता रहा हूं, ये ना सोचेगा अच्छा जो रिस्क फैक्टर वो 420 पेज के ऊपर लिखे होते हैं, ये तो 420 ही जो लोग लगाते हैं ना, मैं उसके लिहाज से पेज का नंबर यूज कर रहा हूं। तो बेटा यहां पे एसएससीपी कहेगा एक पेज के ऊपर अलहदा से रिस्क फैक्टर लिखो, और जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करो लोगों को कहो ये लो भैया हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, और याद रखो इसमें एक पेज है 420, उसपे सारे रिस्क फैक्टर लिखे हुए, बाकी प्रोस्पेक्टस पढ़ो या ना पढ़ो उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा, साथ ये भी स्टेटमेंट लिखो शुरू के अंदर ही। तो यहां पे इस तरह लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एसएससीपी बीच में आता है। अब क्या होगा सर? सर लोगों को ये प्रोस्पेक्टस मिलेगा और लोग भाग के आके इस कंपनी में पैसे जमा करवा देंगे प्रोस्पेक्टस की। मान लो कि प्रोस्पेक्टस में अब क्या होगा ये भी हमें पता है, इस प्रोस्पेक्टस के साथ लगी होगी एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा होगा। सर अब लोग क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को लेना करेंगे, और मान लो कि जिस बंदे ने 100 शेयर खरीदने होंगे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, वो 1000 पकड़ेगा और भाग के जाके कंपनी को वो पैसे दे देगा? नहीं मेरे बच्चे, यहां पे मजीद रुको। किसी भी कंपनी को हरगिज इजाजत नहीं होती कि वो लोगों से डिपॉजिट मांगे। डिपॉजिट मांगने का मतलब क्या है कि लोगों को डायरेक्टली आके कह रही हो कि आओ हमारे पास पैसा जमा करवा दो, और इस तरह की पब्लिक ऑफर निकाल दे, और लोग बेचारे मासूम लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, चुप करके जाके कंपनी को पैसा जमा करवा देंगे, और कंपनी क्या है रातों रात गायब, जाके वो मान लो कि दुबई में, मिडल ईस्ट में इधर उधर जाके यशी कर रहे होंगे, और ये लोग बेचारे यहाँ पे परेशान खड़े होंगे, जैसे हमारी ये हाउसिंग सोसाइटीज वालों ने किया है। अल्लाह ताला इन लोगों को भी मान लो कि पता नहीं इन लोगों को हिदायत दे, हिदायत नहीं तो अल्लाह ताला इन लोगों को तबाह बर्बाद करे।
और इन लोगों की जो सरप्लस है अल्लाह ताला उनको भी बर्बाद करे, जिन लोगों ने लोगों की जितनी भी जमा पूंजी थी सब कुछ लूटा और यहां से निकल गए और उनको कुछ भी नहीं मिला। खैर, तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे इसलिए लोगों को प्रोटेक्ट करने की बड़ी जरूरत है। उस तरह की सोसाइटीज के मामले में तो मान लो कि करप्शन ही बड़ा है, तो यहाँ पे कंपनीज के मामले में फिर भी लोगों को प्रोटेक्ट करने की अच्छी खासी जो बॉडीज है वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर बेटा एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो एक कंपनी को हरगिज इजाजत नहीं होगी लोगों को कहे कि आओ ये पैसा मेरे पास आके जमा करवा दो, और लोग चुप करके बेचारे मासूमियत में इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और पैसा पकड़ें और जाके कंपनी को जमा करवा दें। ऐसी हरगिज इजाजत नहीं है। तो सर क्या करना पड़ेगा? अगर आपको याद करो आपने क्या किया था जब प्रोस्पेक्टस जमा करवाया था, क्या आपने जाके कॉलेज को जमा करवा दिया था? नहीं सर, हमें याद है हमने एप्लीकेशन को फिल किया था, एप्लीकेशन के साथ जो भी फीस बन रही थी उसको जमा, मान लो कि उसको पकड़ा और इनको लेके जाके एक बैंक का नाम आ रहा था सर, मान लो कोई भी था, चाहे वो नेशनल बैंक था चाहे HBL था, हमने जाके वहां पे वो एप्लीकेशन जमा करवा दी थी। तो यहां पर भी लॉ कहता है यही करना है। ये जिन्होंने प्रोस्पेक्टस लिया होगा कंपनी का और मान लो उसकी बेस के ऊपर डिसाइड किया है कि हमने कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो ये बेटा जाके एप्लीकेशन और पैसा डायरेक्टली जाके कंपनी को जमा नहीं करवाएंगे, डिपॉजिट नहीं करवा देंगे कंपनी के अंदर जाके, बल्कि ये क्या करेंगे, एक बैंक में एप्लीकेशन फॉर्म और पैसा जमा करवा देंगे। और उसके बाद जब ये कंपनी इन लोगों को शेयर इशू कर चुकी होगी, शेयर अलॉट कर चुकी होगी, उसके बाद इस कंपनी को इजाजत होगी कि अब ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। बात समझ रहे हो मेरे बच्चे? तो ये था बेटा एक प्रोस्पेक्टस का सारे का सारा तरीकाकार। इसको आगे मजीद हम पढ़ते हैं बेटा। अभी तक हमने क्या समझा है, अगर कोई भी कंपनी हो वो कैपिटल इकट्ठा करना चाहती हो और कैपिटल भी मान लो वो पब्लिक से लेना चाहती हो, पब्लिक में, जनरल पब्लिक में जाना चाहती हो, तो तरीकाकार क्या है भाई? सबसे पहले इस पब्लिक को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि भैया हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं, और कंपनी की सारी डिटेल भी बतानी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी डिटेल किसमें होगी? प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप पब्लिक को शेयर ऑफर करना चाहते हो, शेयर इश्यू करना चाहते हो जनरल पब्लिक को, तो उसको इंफॉर्मेशन के लिए और ऑफर का जो डॉक्यूमेंट आप इश्यू करोगे उसका नाम क्या होगा? प्रोस्पेक्टस। अब लोग क्या करेंगे, इस प्रोस्पेक्टस को पकड़ा, इसको फिल किया, एप्लीकेशन फॉर्म में बीच में से निकाला, फिल किया, पैसा पकड़ा, और कहां पे जाके उसको सब्सक्राइब करना है? मान लो पैसा जो सब्सक्राइब किया है, जो जमा करवाया है, वो कहां पे जाके करना है? बैंक के अंदर। और जब ये कंपनी आपको शेयर अलॉट कर चुकी होगी, उसके बाद ये बैंक पैसा जो बैंक का है वो कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। आई होप कि बेटा ये जो बड़ा सा जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा। लो बेटा, उसके बाद अब अगर आप किताब, हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं किताब पास खोल के रखो, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ये भी सहूलत मिल रही है। पहले आप खुद रीड आउट किया करते थे, अब मैं आपको रीड आउट करके दे रहा हूं। तो बेटा क्या है कि प्रोस्पेक्टस मींस, क्या मतलब है प्रोस्पेक्टस का? याद रखो, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? एनी डॉक्यूमेंट, कहते कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके जरिए कंपनी ने लोगों को कहा हो कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, कोई भी डॉक्यूमेंट। याद रखो, यही नहीं कि प्रॉपर वो सर वो बना होगा, उसके ऊपर ये इतने पेज लगे होंगे, नहीं मेरे बच्चे। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने इशू किया हो, कोई नोटिस दे दिया हो, कोई अखबार में इश्तिहार दे दिया हो, कोई टीवी में न्यूज चला दी हो, कोई एडवर्टाइजमेंट दे दी हो, कुछ भी जिसके जरिए उन्होंने कहा हो लोगों को कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, बेटा उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? ये प्रोस्पेक्टस है। कहते हैं प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड आर इशूड एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशंस, अदर इनविटेशन ऑफरिंग, जो भी बात कर रहे हैं सारी, ये इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक। ये याद रखो, ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये एक्चुअली में लोगों को हम ये कह रहे होते हैं आओ हमारे शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर करो। हमने वो एप्लीकेशन देकर ऑफर की थी ना, उसके बाद कंपनी की मर्जी है वो ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। जैसा मान लो कि कॉलेजेस में जब ये एडमिशन ओपन होते हैं, कॉलेज कहते हैं आओ हमारे पास एडमिशन लेने के लिए हमें ऑफर करो। हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस पकड़ते हैं और कॉलेज को ऑफर कर देते हैं, सर मैं आपके पास एडमिशन लेना चाहता हूं। ये हमने ऑफर की है, उन्होंने हमसे ऑफर इनवाइट की है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें ऑफर करो। उसके बाद कॉलेज डिसाइड करेगा कि उसने क्या करना है, हमें एडमिशन देना है कि नहीं। हम उसको ऑफर करते हैं, उसकी मर्जी ऑफर एक्सेप्ट करेगा नहीं। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, याद रखिएगा जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें यही बात होनी है। ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होती है। ये क्योंकि यहां पे लफ्ज था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है। इन्विटेशन टू ऑफर, लोगों को इन्वाइट कर रहे हो, हमें ऑफर करो। खैर तो बेटा
ये किस लिए किया जा रहा है? फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट आर एंटिटी। अच्छा याद रखिएगा, ये बात यहां पे खत्म होती है। आगे क्या है, इसकी एक्सेप्शन दे रहा हूं। ये जो आगे आगे बात लिखी हुई है, याद रखो, ये उस ऊपर जो बात कर दी है प्रोस्पेक्टस वाली, कि कंपनी कोई भी जो नोटिस इश्यू करेगी जिससे वो ये कह रही होगी कि आओ हमारे सिक्योरिटीज खरीद लो, शेयर्स खरीद लो, हमारे पास पैसा जमा करवा दो, उसको हम क्या कहेंगे? ये प्रोस्पेक्टस है। लेकिन याद रखो इसकी एक्सेप्शन क्या है। ये वाली बात देखो, अगर आपको याद हो, मैं बच्चों को बता रहा था कि मैं सुबह जब निकला हूं घर से, एफएम के ऊपर चल रहा था कि जो बैंक ऑफ पंजाब है, जो भी उसके पास एक खास तरह के 25% भी टर्म डिपॉजिट जमा करवाते हैं, उसको मजीद 2% उनको वो प्रॉफिट देंगे। ये भी तो अखबार में, ये भी तो एडवर्टीजमेंट चलाई है ना उन्होंने रेडियो के अंदर, अखबार में भी आता है, आओ भाई हमारे पास पैसे जमा करवा दो, इतना इंटरेस्ट पे। टीवी में भी आता है, हर जगह जगह के ऊपर आता है। तो सर वो क्या प्रोस्पेक्टस नहीं है? बेटा अगर हम इस तरह की जो बैंकों की ये जो होती है ना, लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं कि आओ हमारे पास पैसा जमा करवा दो, इसको हम अगर प्रोस्पेक्टस कह देते, याद रखो प्रोस्पेक्टस जब भी इशू होता है बड़ी सारी उसके लिए रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, बड़ी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो तब जाके प्रोस्पेक्टस इशू होता है। और अगर ये बैंकों के इस तरह के नोटिस को, एडवर्टीजमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कह देते, बैंक तो पागल हो जाते। बैंक तो हर रोज पता नहीं कितनी दफा लोगों को इनवाइट करते हैं, और वो तो क्या के जब भी उनको कहते लोगों को आओ हमारे पास पैसा जमा करवा दो, तो उनको क्या करना पड़ता? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता। या मान लो ये जो भी एडवर्टीजमेंट की थी उन्होंने, वो प्रोस्पेक्टस होती है, और प्रोस्पेक्टस अगर हमने उसको कह दिया, याद रखो उसके लिए बड़ी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए लॉ कहता है कि ये जो नोटिस एडवर्टीजमेंट बैंक की तरफ से हो रही होती है ना, आओ हमारे पास डिपॉजिट जमा करवा दो, इसको हम प्रोस्पेक्टस नहीं कहेंगे। लेकिन कंपनी अगर इस तरह की हरकत करेगी वो प्रोस्पेक्टस कहलाएगी। अब इसमें हमने समझा क्या है इस एप्लीकेशन से, इस डेफिनेशन से, ये सिंपल अल्फाज के अंदर इस डेफिनेशन को बताया गया है। ये पुरानी किताब में हुआ करता था, नई किताब में तो शायद नहीं इस तरह की बात। अब कहता है प्रोस्पेक्टस से क्या मतलब, आपने समझा ये सारी बहस से। प्रोस्पेक्टस इशूड फॉर जनरल पब्लिक, ये चंद लोगों के लिए नहीं होता, ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। अगर तो आपने चंद लोगों को कहना है कि आए हमारे शेयर्स खरीद लो, चंद बड़े लोगों को इन्वाइट करना, वो तो प्राइवेटली इन्वाइट कर दो जाके, वैसे उनसे बात कर लो, है मलक रियाज है, मियां मनशा है, फलाना उनको कहो कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, उनके लिए आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट इशूड फॉर जनरल पब्लिक। इनवाइट ऑफर, जो लोगों से ऑफर इनवाइट करता है फॉर द सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज, जो कंपनी की सिक्योरिटीज के लिए हमने लोगों से ऑफर मांगी है कि आइए हमें ऑफर करें कि आप हमारी कंपनी की सिक्योरिटी शेयर्स खरीदना चाहते हो, उसके बाद हमारी मर्जी, हम आपको शेयर बेचें या ना बेचें। कुछ को दे देते हैं, कुछ को नहीं देते। जितने के मान लो 1000 शेयर बेचना था, एप्लीकेशन इकट्ठी होगी 2000 के लिए, अब कहां से देंगे भैया? तो बाकी 1000 को रिफ्यूज कर दिया, 1000 को हमने दे दिया, ऐसे ही चल रहा था ना। खैर, तो ये एक्चुअली में इन्विटेशन टू ऑफर होती है। आप आओ, इन्वाइट करो, यानी कि हम इन्वाइट कर रहे होते हैं, कंपनी इन्वाइट कर रही होती है लोगों को ऑफर के लिए कि हम हमें ऑफर करो, किसके लिए? कंपनी की सिक्योरिटीज के लिए। लेकिन साथ ही कह दिया, ये जो हमने एक्सेप्शन डिस्कस की थी, प्रोहिबिट्स कंपनी फ्रॉम इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अदर देन डिपॉजिट इनवाइटेड बाय बैंक। और ये याद रखो, ये प्रोस्पेक्टस हरगिज़ भी कंपनी को ये इजाजत नहीं देता कि वो क्या करे, लोगों से डिपॉजिट मांगे। कोई भी कंपनी लोगों से डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं मांगेगी, और ना ही उसको इजाजत है, क्योंकि मासूम लोग उसको पैसा जमा करवा देंगे। इसलिए तरीकाकार क्या है, वो इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू करेगी, साथ एक बैंक का नाम देगी कि भाई अगर आप हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हो तो बैंक में जाके अप्लाई करो, और बैंक के थ्रू ये सारा प्रोसेस होगा। अब देखा बेटा, देखिएगा पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस से क्या हमने समझ नहीं लिया। पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या था? ये तो आम जनता को, जनरल पब्लिक को बताने के लिए था कि भाई आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, ऐसे था कुछ। इफ ए कंपनी वांट टू इशू सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, इट हैज टू इशू ए प्रोस्पेक्टस। दिस प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड द पब्लिक with the relevant information to decide whether they should invest in the company or not। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी जिसको लोग पढ़ के ये डिसाइड करेंगे कि हमने इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने। टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होगी? प्रोस्पेक्टस कब इशू कर सकते हैं सर? मान लो आज की डेट के ऊपर एक कंपनी बनी है, ये तो पता है कि जनरल पब्लिक कंपनी करती है, तो आज की डेट के ऊपर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। बेटा अगर आज की डेट के ऊपर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अपनी जिंदगी में जब चाहे वो क्या कर सकती है? प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। सर मान लो कि आज की डेट के ऊपर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हुई है, लेकिन उसने बिजनेस जो शुरू किया है वो साल के बाद किया जाए। 1 साल गुजरा सर, उसके बाद यहां से उसने बिजनेस करना शुरू किया, इनकॉर्पोरेट यहीं पे होगी, इनकॉर्पोरेट यहां पे होगी है, लेकिन कारोबार उसने साल 6 महीने बाद शुरू किया है। क्या सर उससे पहले, कारोबार शुरू करने से पहले भी
यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन कारोबार शुरू करने से पहले। हो सकता है ना इस तरह के, आज कंपनी हमने बनाई है, आप क्या कर सकते हो, प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हो। तो बेटा ये टाइमिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस की बात कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा एक चीज यहां पे और भी है, याद रखो, कहता है कंपनी में इशू शेयर्स टू द पब्लिक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैप द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड्स आफ्टर द पर्पस इज फुलफिल्ड। इसका सर क्या मतलब है? देखो बेटा, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे दो डॉक्यूमेंट इंतहाई अहम है, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। आर्टिकल एसोसिएशन और मेमोरेंडम हमारे इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कंपनी ने संभाल के रखे होते हैं और इनमें कोई चेंज भी होता है उसको भी संभालते हैं, साथ ही अपडेट करते हैं, और रजिस्ट्रार के पास भी अपडेट कर रहे होते हैं। ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास भी पड़े होते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की पूरी जिंदगी हमने संभाल के रखे हैं। तो सर ये जो प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी, क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल की तरह संभाल के रखा करेगी? नहीं नहीं, लॉ कहता है ये इसका जो मकसद था वो तो लोगों को अपने शेयर्स के लिए इनवाइट करना था। जब आपने इनवाइट कर लिया, लोगों को शेयर अलॉट कर दिए, काम खत्म है। ये तो ऐसे ही जैसे ये शादी हाल के जो कार्ड होते हैं, आपने लोगों को इन्वाइट किया, शादी होगी, उसके बाद रौला खत्म। अब आपने कार्डों का क्या करना है उनका? तो यही मामला यहाँ पे है। आपने लोगों को इन्वाइट किया था इस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, जब इन्वाइट कर लिया बाकी मामला खत्म हो गया शेयर इश्यूज वाला। अब आपको इसको संभाल के रखने की जरूरत नहीं, आप इसको जैसे मर्जी डिस्कार्ड करो, जो मर्जी करो। अब बेटा इसको समझिएगा, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। बेटा हमें यह तो पता है कि कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ रही हो, कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ रही हो, वो क्या करेगी? प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। और याद रखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी उसको बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ेंगी। बगैर रिक्वायरमेंट्स पूरे किए हुए कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। तो अगर एक कंपनी जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो उसको रिक्वायरमेंट पूरा करके ही इशू कर सकती है। तो सर मान लो अगर हुआ ये कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी आज एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की, 6 महीने के बाद फिर पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, फिर सारी रिक्वायरमेंट पूरी की, साल बाद फिर पैसों की जरूरत पड़ गई, फिर प्रॉस्पेक्टस इशू किया। फिर सर ये तो पागल करने वाली बात नहीं। कोई इसका हल भी है, कोई सोल्यूशन भी है? अगर आपको याद करो, हमने एक बात की थी डायरेक्टर्स के मामले में कि अगर एक डायरेक्टर हमेशा इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए हमने एक हल निकाला उन्हें कि अगर आप एक जगह के ऊपर हमेशा इंटरेस्टेड पाए जाते हैं तो आपके पास क्या सोल्यूशन है उसका। याद है किसी बच्चे को? मैं आपकी चैट को देख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ बोला उसके लिए क्या हल था। सिर्फ मैं एक दफा जस्ट हल्का सा देखूंगा। अगर कोई डायरेक्टर लगातार किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड था तो उसको लॉ ने क्या हल बताया था उसका? कोई बता दो बेवकूफो। जनरल नोटिस। हमजा इलियास, थैंक यू मेरे बच्चे। बाकी तो सो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास छोड़ के मेरा ख्याल है कि घर में बैठे कोई सो रहे होंगे। चलिए ठीक हो गया, मैं देर आए दुरुस्त आए। लो बेटा, तो वहां पे हम जनरल नोटिस दिया करते थे, तो यहाँ पर भी क्या कोई इस तरह का हल है सर? जब जब हमें पैसों की जरूरत पड़ रही हो, बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, बार बार सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। सर कोई हल तो बताओ। जिस तरह जनरल नोटिस में आपने निकाल लिया था, यहाँ पे लॉ भी निकाल के देता है। यहाँ पे फिर लॉ बीच में आता है, कहता है भाई घबराओ नहीं। जब आप एक प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो ना, आज की डेट के ऊपर जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो, और आपको लग रहा है फ्यूचर में आप मजीद लोगों को शेयर ऑफर करोगे और उनसे सब्सक्रिप्शन मांगोगे, तो हम आपको एक हल बताते हैं। ये जो आज प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो, फ्यूचर की डेट्स इसमें ही मेंशन कर दो। टाइम प्रेस्क्राइब कर दो कि फ्यूचर में जाके हम कब कब आप लोगों के पास दोबारा आ सकते हैं। तो अब आपने क्या कर दिया, एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया, एक ही दफा इशू किया, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। उसके बाद क्या है, आप जो ड्यू डेट आएगी उसके बाद, यानी कि जो डेट्स आ रही होंगी, उन डेट्स के ऊपर दोबारा बजाय के ये सारी प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के आप क्या है दोबारा पब्लिक में जा सकते हो। क्योंकि आज उनको आपने बता दिया हो कि एक तो आज भी हम शेयर ऑफर कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में भी इन डेट्स को हम दोबारा शेयर इशू कर सकते हैं। तो आप उन डेट्स के ऊपर क्या है, बजाय के पूरे का पूरा प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट पूरा करने के, आप इसी प्रॉस्पेक्टस की बेस के ऊपर जो आज आपने इशू किया है, दोबारा से लोगों को कह सकते हैं आओ हमारे शेयर्स में सब्सक्राइब करो।
सर मान लो आज तो हमने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, इसमें सारी डिटेल थी, ये लोगों तक पहुंचा, इन्होंने पढ़ा और डिसाइड कर लिया हमने शेयर खरीदने के लिए। ये जो आप बात कर रहे हो ना सर, मान लो आप बात कर रहे हो दिसंबर 2020 में, ये दिसंबर 2020 में दोबारा गए, ये दिसंबर 2020 में दोबारा पब्लिक के पास गए, भाई आए हमारे शेयर्स खरीदो। क्या सर कंपनी की जो आज हालत है क्या गारंटी है तब भी वही होगी, जो कंपनी की आज पोजीशन है क्या गारंटी है तब भी वही पोजीशन होगी? हो सकता है सर कंपनी का कोई लॉस हो गया हो सकता है कोई कंपनी के ऊपर केस हो गया हो सकता है कोई और मामला हो गया हो सकता है कोई मेजर इसका जो वो हो शेयर होल्डर हो या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो छोड़ के चला गया हो, कुछ भी हो सकता है सर, हालात खराब हो सकते हैं। तो अगर पुराने प्रॉस्पेक्टस के ऊपर ही आज आप लोगों को कह रहे होंगे अगले 6 महीने बाद साल बाद जाके दोबारा क्या है हमारे शेयर्स खरीद ले, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आज कंपनी की हालत कैसी है? तो बेटा याद रखो, सबसे पहले तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को समझ लो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम एक दफा सिंगल ऑफर करते हैं, एक दफा ऑफर करते हैं, एक दफा इशू करते हैं और उसकी बेस के ऊपर मल्टीपल ऑफरिंग करते हैं। इशू एक दफा किया और उसी की बेस के ऊपर मल्टीपल ऑफरिंग कर दी, क्योंकि उसी में हमने टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया था फ्यूचर में दोबारा आपको शेयर ऑफर करेंगे। लेकिन जब दोबारा जाएंगे फ्यूचर में, याद रखो जब दोबारा जाएंगे, क्योंकि उस वक्त कंपनी के हालात कुछ चेंज हो सकते हैं, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना पब्लिक को, है जो आज के हालात के मुताबिक जब आप जाओगे तो वहां पे आप जब जाओगे दोबारा तो साथ आप सप्लीमेंट टू द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस लेके जाना है। पूरा प्रॉस्पेक्टस वहां पे इशू करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लोगों को अपडेटेड डिस्क्लोजर देने के लिए, लोगों को आज की दिन की कंपनी की हालत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक सप्लीमेंट टू द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस उस वक्त इशू करना है। जैसे आज आपने सिंपल सुन लो, आज आपने क्या किया, एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया और उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने फ्यूचर में भी कुछ डेट्स के अंदर दोबारा हम लोगों के पास जाएंगे, आज भी जा रहे हैं फ्यूचर में भी जाएंगे। तो जब आपने फ्यूचर की डेट्स लिख दी, आज का भी मामला वो कर लिया, इस तरह के प्रॉस्पेक्टस को हम कहते हैं ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, जिसको हमने एक दफा ऑफर किया हो, इशू किया हो और उसकी बेस के ऊपर कई दफा लोगों से सब्सक्रिप्शन करवा रहे हो। लेकिन जब हम लोगों के पास दोबारा जा रहे होंगे, याद रखिएगा हम एक साथ सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस लेके जाएंगे। जब नेक्स्ट डेट जाएंगे सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस लेके जाएंगे, क्योंकि आज लोगों को दोबारा से कंपनी की अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। आई होप कि बेटा ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस की आपको समझ आ रही होगी, बजाय कि बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करने के, एक ही दफा प्रॉस्पेक्टस इशू कर दो, उसी में कुछ डेट्स आगे फ्यूचर के भी लिख दो। उसके बाद जब फ्यूचर में दोबारा जाओगे लोगों से शेयर लेने के, वो देखो हमने आपको एक दफा प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, उसमें बताया था हम इस साल में इस महीने में दोबारा आएंगे तो आगे हैं हम, लेकिन साथ आपने क्या लेके जाना है? सप्लीमेंट टू द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। तो बेटा फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार बिफोर इशू, याद रखो जब भी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, जब भी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, याद रखिएगा वो क्या करेगी, लाजमी तौर पे प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले डायरेक्टर से साइन करवा के उस प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी, पब्लिश करने से पहले, मतलब लोगों को इशू करने से पहले। आज हमने एक प्रॉस्पेक्टस बना के रखा हुआ है, आज हम उसको इशू करते हैं, अखबार में दे दिया, टीवी में चला दिया, कहीं पे भेज दिया उसको, लो भाई पकड़ो जनरल पब्लिक के लिए, तो ये हमने इशू कर दिया है। तो जब भी आप प्रॉस्पेक्टस को इशू करोगे, इशू करने से पहले आपने क्या करना है, उसको सारे डायरेक्टर से साइन करवा के रजिस्ट्रार को फाइल करना है, और अगर आपने फाइल ना किया तो आप लोगों को लेवल 2 की पेनल्टी हो सकती है। अगर आपको याद हो हमने क्या डिस्कस किया था, जब प्रॉस्पेक्टस आप पब्लिक को दे रहे होते हो, प्रॉस्पेक्टस आपने बनाया और पब्लिक को दे दिया, हो सकता है इसमें सारी बातें आपने अच्छी अच्छी लिखी हो, बुरी बात लिखी ना हो, तो हमें याद है वो एसएससीपी बीच में आया था, एसएससीपी कहता है ना भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, जितने भी रिस्क फैक्टर हैं कभी आपकी कंपनी जो अभी फेस कर रही है, वो सारे रिस्क फैक्टर अलग लिखो और शुरू के अंदर लोगों की तवज्जो मबजूल करवाओ इस तरफ कि भाई आप इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ रहे हो तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, फलानी जगह के ऊपर रिस्क फैक्टर लिखे हुए, बाकी प्रॉस्पेक्टस पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन रिस्क फैक्टर लाजमी पढ़ो, ताकि आप सोच सको कि हमने इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने। तो इसलिए बड़ा रिस्क फैक्टर्स जो है वो लॉ कहता है आपने लहदा से मेंशन करने हैं। इट इज कस्टमरी फॉर द अथॉरिटीज टू रिक्वायर, ये कहते हैं ये तो रिवाज है अथॉरिटीज के लिए कि वो क्या करती है, कंपनी से रिक्वायर करती है, अरेंज एंड राइट द रिस्क फैक्टर सेपरेटली इन द प्रॉस्पेक्टस, वो लहदा से लिखने, बीच में नहीं कहीं मर्ज कर देने या रैंडमली कहीं मेंशन कर देना, लोगों को पता ही नहीं चले, नहीं लहदा लिखने है, मेंशन करने। All the factors that could be risky for the investment in the company are written and readers of the prospectus are specifically advised, और रीडर्स को शुरू में स्पेसिफिकली एडवाइस किया जाता है। जैसे अगर मैं कोई किताब देता हूं आपको लॉ की, जब किताब दी शुरू के अंदर ही उसके कंटेंट्स में एक बात और लिख दी कि फलाना एरिया तो लाजमी कीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
तो यहां पर भी यही अथॉरिटीज इंश्योर कर रही होगी, जब ये कंपनी प्रोस्पेक्टस बना रही होगी, प्रोस्पेक्टस कई पेजेस का हो सकता है, तो ये क्या है कि उसके ऊपर मेंशन करवाएगी कि फलानी जगह के ऊपर ये चीज लिखी हुई है, उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। तो रोल ऑफ अथॉरिटी द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एससीसीपी, यही अभी हम डिस्कस करेंगे। जो प्रोस्पेक्टस हमने इशू करना है लाजमी एससीसीपी से अप्रूव करना है। खैर आगे बात करते हैं। लो बेटा याद रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर का इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा पास पेपर, जब आप इसे 4-5 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा भी इंशाल्लाह हम टेस्टों के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। याद रखें, अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो प्रोस्पेक्टस वाला मामला तो खत्म। इससे ज्यादा मुश्किल इस चैप्टर के अंदर कोई बात नहीं थी। अगर आपने अभी जो बात होने लगी है इसको समझ लिया, दिमाग के ढक्कन खोल लो, और जो और एक्टिविटी कर रहे हो पढ़ते हुए, अभी जो साथ बैठे हो, उसको अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, सिर्फ 10 मिनट है। सब एक्टिविटीज को छोड़ के ये मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे बच्चे। मैं आपको ये कत्तन ये नहीं कह रहा कि सर आप, हमें पता है कि सर ऐसे ही करते हैं हर काम के लिए, नहीं मेरे बच्चे, ये खास तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, ये चीज आपके पल्ले नहीं पड़ना। इसको पल्ले डालना है तो दिमाग के ढक्कन खोल के बैठो, और जो कोई एक्टिविटी कर रहे हो साथ, मान लो कि आप साथ कोई खा पी रहे हो, इसको बंद करो और साथ इसको समझ लीजिएगा। लो बेटा, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योरिटी ऑफर करना चाहते हो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, प्रोस्पेक्टस इशू करके, तरीकाकार क्या है भाई? अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, याद रखो बगैर एसएससीपी की अप्रूवल के आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। तो जब भी आप प्रोस्पेक्टस बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, किससे अप्रूवल होगी उसकी प्रोस्पेक्टस की? पहले एसएससीपी से अप्रूव करवाना है। याद रखो, ये बार बार पूछता है, एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है, उसने उसको अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया है, उसके बाद ये काम वो काम, तो हम भूल जाते हैं कि भाई ये तो गलत कर दिया है ऊपर, और वो कहता है बताओ ये कंपनी सही कर रही है। हम इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ऊपर बात कर लिया है, रजिस्ट्रार को जमा करवा दिया है उसके अप्रूवल के लिए। नहीं मेरे भाई, ये तो एससीसीपी से अप्रूव होता है। तो प्रोस्पेक्टस क्या हुआ, एससीसीपी से आपने अप्रूव करवाना है। मान लो आज की डेट के ऊपर अप्रूव हुआ, तो कितने दिनों तक वैलिड होगा? 60 दिनों तक। अगर आज आपने प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवा लिया है, अप्रूव करवाने के 60 दिनों तक ये प्रोस्पेक्टस वैलिड है। आप यहां तक 60वें दिन तक इसको जब चाहो पब्लिश कर सकते हो। अब मैं यहां पे दोबारा आपकी चैट की तरफ आ रहा हूं, मैं देखूंगा कोई जो बच्चा बताता है। क्या इस तरह की हमने कहीं पे बात डिस्कस की थी, जहां पे आप कुछ चीज अप्रूव करवा के रखते थे और वो 60 दिनों तक वैलिड होती थी? यादाश्त अगर किसी की काम कर रही हो बता दो जल्दी से। क्या कोई ऐसी चीज थी जिसको हम अप्रूव करवाते थे और 60 दिनों तक वैलिड होती थी? शहजादा, फरहान, नेम के लिए सर बिल्कुल, हम नाम को रिजर्व किया करते थे। कंपनी मान लो कि जब बना रहे होते थे रजिस्ट्रार से, हम नाम को रिजर्व करवाया करते थे, और वो नाम हमारे लिए 60 दिनों तक रिजर्व रहा करता था। और उसी दौरान हमने क्या करना था, लाजमी तौर पे नाम कंपनी को उस नाम के ऊपर इनकॉर्पोरेट करवाना होता था। अगर नहीं करवाते थे तो उसके लिए बाद में रजिस्ट्रार जिम्मेदार नहीं होता था। यहां पर भी मान लो यही मामला है। जब आपने प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवा लिया है, इस प्रोस्पेक्टस को लाजमी अप्रूवल से अगले 60 दिन तक आपने पब्लिश कर देना है। अब मैं जो अगली बात करने लगा हूं ना, इसके लिए मैंने खास तौर पे आपको कहा कि आपने दिमाग के ढक्कन खोल के रखो। अब ये क्या बात करने लगा हूं, देखो, जब भी आपने प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवा लिया, अप्रूवल के अगले 21 दिन तक, या ये कह लो कि 20 दिन तक, लेकिन लफ्ज आपने 21 दिमाग में रखना है, अप्रूवल के 21 दिन तक आप उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिश नहीं कर सकते। ओहो सर, ये क्या बात कर दी आपने। यानी कि जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाया है, उसकी जो पब्लिकेशन डेट होगी अप्रूवल से 21 दिन के दौरान नहीं होगी। 21 दिन के दौरान नहीं होगी, ये 21 दिन से आगे 60वें दिन तक होगी। ओए होए, ये समझने वाली बात है सर। सर यहाँ पे जरा थोड़ा सा दोबारा बताओ, मैं जरा कुछ काम कर रहा था। अब ये मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करवा लिया है, आज की डेट के ऊपर अप्रूव करवाया, अप्रूवल के 21 दिन के दौरान यहां पे कभी भी आप उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करने के ऊपर पाबंदी है, नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें अप्रूवल मिली थी 60 दिनों के लिए वैलिड थी, 21 दिन तक तो हम कर ही नहीं सकते उसको पब्लिश। इसका मतलब सर हमें एक बात समझ में आ रही है, हमारे पास एक्चुअली में 39 डेज है। 21 डेट से लेके हमने 60 डेट तक क्या करना है, 60 दिनों तक क्या करना है, उसको पब्लिश करना है। यहां पे कहीं पब्लिश कर सकते हैं सर। अब मैं दोबारा आपकी चैट की तरफ आ रहा हूं, अब मैं आपसे आंसर इसका तवक्को करूंगा। एक कंपनी, आप कंपनी के, मान लो कि आप कंपनी के बड़े हो,
आपके सामने डायरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, पब्लिश करना है, और प्रोस्पेक्टस हमने पब्लिश करना है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है। जल्दी से मेरे बच्चे बताओ, अगर कंपनी ये सोच रही है कि 25 दिसंबर को प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना चाहती है, इशू करना चाहती है, तो उसको कब तक अप्रूवल करा के रख लेनी चाहिए थी? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। शहजादे और शुक्र है मेरे बच्चे जाग रहे हो आप। और नॉन वर्किंग डे का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। आपने पूरे का पूरे जब उसने दिन बताए उसमें सब कुछ काउंट होगा। लो बेटा, और वैसे भी ये जो नॉन वर्किंग डे ना, चले उसके ऊपर बाद में बहस करेंगे, ये इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब हमें बात समझ में आ गई। सर अगर हम आज प्लान कर रहे हो, हमने प्रोस्पेक्टस इशू करना है, और ये सोचे, अगर ये सोचे, मुझे बताओ, अगर हम ये सोच रहे हो, जल्दी से फिर बताओ, सिर्फ यस नो में करके बताना, अगर हम ये सोच रहे हो कि आज हम बैठे ये सोच रहे हैं, आज डेट है, क्या है, डेट है, क्या है, डेट है, आज डेट क्या है मेरे बच्चे, आज 1 है, चले 1 दिसंबर है, ठीक हो गया। लो बेटा, आज हम बैठे ये सोच रहे हैं कि हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है, और हम सारे लोग बैठे हुए थे, आप लोग सियाने भी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि हम लोग सारे कंपनी के मैनेजमेंट है, मैंने कहा कि चलो भैया हम ऐसा करते हैं, हम 18 दिसंबर को प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं 18 दिसंबर को हम प्रोस्पेक्टस पब्लिश करेंगे, मैं सही सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं? और मेरे शहजादे बच्चे, शहजादे, गुड हो गया, गुड हो गया। इसका मतलब सर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि सर अगर आप 18 को प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना चाहते हो, सर बीच में दिमाग में रखिएगा, इसको 21 दिन पहले आपने प्रूव भी करवाना है। तो जब आप अप्रूवल करवा लोगे, अप्रूव करवाने के 21 दिन के दरमियान कहीं पे उसको पब्लिश नहीं कर सकते, उसके बाद आप कहीं पर भी पब्लिश कर सकते हो, हत्ता के 60वें दिन भी पब्लिश कर सकते हो। लो भैया, यहां की बात समझ में आ गई। अब जरा थोड़ा सा जो दिमाग का ढक्कन था ना, जो थोड़ा सा बंद रह गया था, उसको भी खोल लो। अब मजीद बात होने लगी है। ये क्या होने लगी है, ये देखो, ये क्या है बेटा। मान लो आपने क्या कर दिया, आपने 21 जनवरी को ही मैं ये कहता हूं, आपने क्या कर दिया, यहां पे इसको डाल देते हैं क्योंकि ये बात यहां पे आ गई। 21 जनवरी को, 21 जनवरी को आपने क्या कर दिया बेटा, आपने प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर दिया है। जब आपने 21 जनवरी को प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया, अब लोगों ने क्या करना है, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ना है और इसकी बेस के ऊपर डिसाइड करना है कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं कि नहीं। और आपने क्या किया, आपने बड़ी फुर्ती दिखाई। आपने सोचा कि देखो, अगर हमने लोगों को ज्यादा दिन दे दिए ना सोचने समझने के, तो लोगों ने सही तरह इसको समझ लेना है, मशवरा कर लेना है इधर उधर से, हो सकता है हमारी कंपनी के शेयर ही ना खरीदे। हम एक गेम खेलते हैं, और गेम क्या है, 21 जनवरी को आपने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया और कहा कि भाई इसकी जो पब्लिकेशन, जो सब्सक्रिप्शन डेट है, जो आपने लाजमी तौर पे एप्लीकेशन जमा करवा देनी है पैसों के साथ, वो डेट कौन सी है, सब्सक्रिप्शन डेट क्या है, जिस डेट को लोग एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया, 21 जनवरी को प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया और उसकी सब्सक्रिप्शन डेट क्या रखी, ताकि लोग सोच ही ना सके। आपने कहा लो भैया 25 से लेके, या ये कह लो 24 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक आप लोग क्या करो, अप्लाई कर दो, इसके बाद हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे। ओहो, गेम खेल गए यहाँ पे। लोगों को आपने समझने सोचने का मौका ही नहीं दिया। उधर से प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया, उधर से लोगों को कह दिया ये लो भाई 21 जनवरी को पब्लिश हुआ है, और लोगों को कह दिया आपके पास जो टाइम है वो 24 से 26 जनवरी के दौरान है, आप एप्लीकेशन जमा करवा दो, उसके बाद कोई एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर आप लोगों को धोखा दे रहे होंगे, और जब आप लोगों को धोखा देने की नियत करेंगे, लॉ बीच में लाजमी आएगा। लॉ क्या कहता है, कहता है जब आपकी नियत हो ना प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है, और जिस डेट को आप प्रोस्पेक्टस पब्लिश करते हो, जैसे मान लो आपने क्या कर दिया है, प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर दिया है, मान लो जाके 21 जनवरी की ही चले बात कर लें, 21 जनवरी को कर दिया है, 21 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक, या ये कह लो 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक, यानी कि जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया है उसके अगले 7 दिन के दौरान आप हरगज भी प्रोस्पेक्टस की, इसकी जो पब्लिश किया है, इसकी सब्सक्रिप्शन डेट नहीं रख सकते। यानी कि इसमें आपको ये नहीं लोगों को कहेंगे कि यही डेडलाइन है, नहीं। तो सर कब रख सकते हैं, जिस दिन प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ है, पब्लिश होने के 7 दिन से लेके पब्लिश होने के 30 दिन के दौरान, पब्लिश होने के 7 दिन से लेके आज की डेट 0 डेट को हमने पब्लिश किया, तो इसके 7 दिन से लेके इसके 30 दिन के दौरान, यहां पे 1 जनवरी को हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया है, 7 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक यहां पे कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन डेट होगी, ना तो इसके बाद ना इससे पहले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कर दी मेरे बच्चे। अगर मान लो एक कंपनी ने क्या किया, 30 दिसंबर को, मैं आपसे पूछने लगा हूं, दोबारा आओ चैट के ऊपर, एक कंपनी ने क्या किया,
एक कंपनी ने मेरे बच्चे 30 दिसंबर को प्रॉस्पेक्टस इशू किया है। 30 दिसंबर को कंपनी ने क्या किया, 30 दिसंबर को प्रॉस्पेक्टस पब्लिश किया है, और उसने जो डेट रख दी है सब्सक्रिप्शन की वो रख दी है 4 जनवरी। इसने सही किया है, 30 दिसंबर को उसने प्रॉस्पेक्टस पब्लिश किया है और सब्सक्रिप्शन की डेट रख दी है 4 से 6 या ये कह लो 4 से 5 दिसंबर। क्या उसने सही किया है? नो 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 नो, गलत हो गया। ठीक, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं मेरे बच्चे, शुक्र। मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। और तो बेटा इसका मतलब हमें समझ आ रही है कि सर अगर कोई कंपनी 30 दिसंबर को प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करती है आज की डेट के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ सर, अगले 7 दिन। उसके दौरान तो मान लो इसमें क्या आ रहा होगा, 30th के बाद फर्स्ट आ गया, 31st, 1 जनवरी, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे क्या है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 से लेकर 6 जनवरी से लेके आगे बेटा, आगे क्या है, आगे 30th ये कह लो या ये कह लो कि 29 जनवरी तक कोई भी डेट रख सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते ना उससे पीछे जा सकते हैं। आई होप कि बेटा ये सारी आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रात में बता दूंगा। कोई यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन हो, लेकिन एक दफा जब पढ़ लीजिएगा, कल मैं इसको दोबारा आपको बताऊंगा, दोबारा बता के आगे चलेंगे मेरे बच्चे। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक दफा अच्छी तरह पढ़िएगा, इंशाल्लाह होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यान से करना है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि क्रक्स है हमारा ये प्रॉस्पेक्टस के एरिया का। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो देख लो, टाइम तो वैसे हो गया है, पूछना चाहो तो पूछ लो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसको वहां पे पूछ लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप लोगों को मान ले कि इस बात की हिदायत दे कि हमने इसको पढ़ना है। यार हुमायूं देखो, अभी इस चीज के बारे में परेशान ना हो कि जिस दिन वो होगा बस आपने इतना लॉ, इस ये चीज हमें बता ही नहीं रहा।